चलें स्टार्ट करें। प्रिपेयरिंग लास्ट सेशन से कुछ ये वीडियो नहीं देखा मैंने, बट ये थोड़ा सा ऐसे वीडियो लेट हो गया तो ये पढ़ रहा था, बट इसमें कुछ थोड़ा सा क्वेरी नहीं है। देख लेंगे, नेक्स्ट वीक ले लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं इसमें जॉइंस का। जॉइन का जो केस आपके पास है, टू गेट ए डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। कॉलम डेटा फ्रॉम मल्टी, मतलब कॉलम अटैच करेंगे आपके मल्टी टेबल्स। राइट टेबल में 2 कॉलम, दूसरे में 3 कॉलम है, दोनों को अटैच करके और बस 4 कॉलम या 7 कॉलम जितने भी चाहिए आप ले लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, उसके बाद उस बातों में। जैसे यहाँ पे आईडी कॉलम बना दिया मैंने, जूम कर लेता हूँ उसको। नेम और दूसरा को टेबल ले ली, मतलब सब्जेक्ट। ठीक है, एटलीस्ट एक कॉलम कॉमन होना चाहिए। अब ज्वाइन कर रहे हो तो ठीक है, इस टेबल का नाम दे दिया मैंने, जैसे टेबल 1 और ये टेबल 2 दे दिया। अब इसमें कोई डेटा दे दिया मैंने 1 2, लेट्स से यहाँ दे दिया राजीव संदीप। मैं जानबूझ के मैं थोड़ा सा नंबर चेंज कर रहा हूँ, पाइथन एंड एक्सेल। ठीक है, अब 2 टेबल्स आपके पास हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट टेबल्स हैं, अभी दोनों बीच में कोई कनेक्शन एज ऑन डेट नहीं है। उसको हमें डेटा यूज करना है दोनों टेबल्स का एक साथ। तो यूजर कहता है मुझे क्या चाहिए, आईडी नेम सब्जेक्ट, 3 वैल्यू चाहिए। अब दोनों टेबल्स में अगर कोई कॉलम कॉमन मिलता है तो उसको हम ज्वाइन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो दोनों में एक कॉलम का नाम सेम हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें डेटा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे ऐसा आईडी है तो चलेगा, कोई इशू नहीं है सच यहाँ पे, लेकिन वैल्यू जो उसके अंदर सेम फीचर या सेम वैल्यू को डिनोट करनी चाहिए। अब इसमें जो आपका फर्स्ट ज्वाइन आता है वो इनर ज्वाइन है। इनर ज्वाइन क्या कहता है कि इनके ज्वाइन, आप इनर ज्वाइन लगा रहे हो तो उसमें आपका जो मैचिंग कोड है दोनों टेबल्स का वही आएगा। ठीक है, तो पहले तो हेडर आपका दोनों की कॉपी कर लेगा ये। उसमें जैसे सेकंड नंबर आईडी यहाँ पे भी है, तो सेकंड को कॉपी किया और यहाँ से सेकंड का रिकॉर्ड आगे आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स आए हैं आपके पास में संदीप के कॉन्टेक्स्ट में, कैरी कर दिया इसने। अब इसके केस में यूज करता है, जो मेरे पास बाकी जो बच गया इनका क्या करेंगे। तो ये जो वैल्यूज आपके पास आई हैं, कंडीशन कॉम्पोनेंट लगेगा इसमें। नेक्स्ट आपका आपका ज्वाइन है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में क्या करता है आपके पास कि ज्वाइन तो करता ही है, लेकिन वो कहता है कि मुझे मेक श्योर करना है कि मेरी लेफ्ट साइड टेबल, मतलब जब भी ज्वाइन करते हैं तो जो मेरी फर्स्ट टेबल जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ मेरी लेफ्ट टेबल है, जो सेकंड टेबल उसके कॉन्टेक्स्ट में आती है वो मेरी राइट टेबल इस वाले केस में। तो राइट टेबल का कॉलम का रेफरेंस लेगा वो, अभी कंपैरिजन लेगा कि जो फर्स्ट आईडी या सेकंड टेबल में है या नहीं है। नहीं होगा तो वो क्या करेगा, उसको ब्लैंक दे देगा। ब्लैंक को एसक्यूएल आपको नल कंसिडर करता है। सेकंड केस में उसको डेटा मिल गया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल अवेलेबल है। सेकंड केस में बस पाइथन अवेलेबल। तो इसमें बेनिफिट मेरा क्या हुआ, जो मेरी फर्स्ट टेबल है उसको मैंने बेस रख के कंपैरिजन ले लिया तेरे के साथ। अब उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास आता है राइट ज्वाइन। अब इसमें वाइस वर्सा केस है, जो आपकी फर्स्ट सेकंड टेबल है उसको पहले रेफरेंस लेता है वो, डेटा पूरा पूरा उठा लेगा उस टेबल का, उसी अगेंस्ट में राइट टेबल को ऑपरेट करेगा। जहां जहां डेटा मिल जाएगा ठीक है, जहां डेटा नहीं मिलेगा वहां ब्लैंक दे देगा, नल दे देगा, मतलब कहना चाहिए। इस केस में डेटा मिल जाएगा उसको, संदीप का नाम मेरे पास सेकंड नाम संदीप अवेलेबल है आपका। यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है उसको, ना आईडी अवेलेबल है उसका सही टेबल में, ना नेम अवेलेबल है, तो वहां पे उसको नल दे दिया। तो 3 मोड ऑफ ऑपरेंडीज आपके पास स्क्रीन पे दे दिया इसने। इनर ज्वाइन जो मैचिंग रिकॉर्ड लेके आएगा, लेफ्ट ज्वाइन जो लेफ्ट टेबल को बेस लेके आएगा, राइट ज्वाइन राइट टेबल को बेस लेके आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास ज्वाइन है आपका फुल ऑटो ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। अब ये आपके पास एक एक्सेप्शनल ज्वाइन है जो अब दोनों टेबल्स को कंसोलिडेट करता है, और रिस्पेक्टिव टेबल जहां पर डेटा अवेलेबल नहीं हुआ ब्लैंक दे देता है। जैसे दोनों टेबल्स को इसने उठाया रेफरेंस पॉइंट, पहले फर्स्ट टेबल को पॉपुलेट करेगा ये, उसके अगेंस्ट डेटा मैच करेगा, डेटा जहां मैच कर जाता है, जहां मैच नहीं करेगा वहां पे वो नल दे देगा।
अब चेक करें लेफ्ट साइड में कोई डेटा बचा हुआ, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बचा हुआ, इसको उठा लेगा वहां से। अब इसके केस में यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में क्या सारे परम्यूटेशन जो दोनों टेबल्स से सारे यूज हो जाते हैं, तो डेटा लॉस नहीं होता इसमें। तो फुल ऑटोमेशन में डेटा लॉस नहीं होगा, जबकि बाकी जगह में डेटा लॉस होने की पूरी चांस है। नल का मतलब आपके पास है डेटा वहाँ पे मिस कर रहा है या उसने कॉल नहीं करा उसको। इनकेस आपको मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए तो इनर जॉइन, लेफ्ट टेबल को भेज रखना है, राइट टेबल को, एंड पुल आउट टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस लिया, लेट्स से मैंने टेस्टिंग के लिए, यहाँ पे टर्म आता है क्रॉस जॉइन, काफी कम यूज होता है ये। अगर तो आपके पास जो डेटा टेबल्स हैं, जो फर्स्ट टेबल आपकी है, लेट्स से मैंने इसको लिया, इसके अगेंस्ट में दोनों वैल्यूज को दिखाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, फिल हो गया। अब सेकंड टेबल उठाएगा, सर पूरी पूरी टेबल कॉपी पेस्ट मार देगा। तो उससे क्या डेटा क्या डुप्लीकेशन में कंडीशन का सिस्टम नहीं है, मैचिंग आईडी मैचिंग का सिस्टम नहीं। उसने कहा कि मेरे पास हर रो का कॉरस्पॉन्डिंग रो से मल्टीप्लिकेशन आएगा, इसको क्रॉस जॉइन करना है। मतलब कि फर्स्ट टेबल में 3 रिकॉर्ड है, दूसरे में 2 रिकॉर्ड है, तो 3 इंटू 2 6 ऑपरेशन हो जाएंगे। मेरे केस में आपके पास 2/2 है, पहले तो 4 रिकॉर्ड मेरे पास ये सिस्टम में दे दिए इसने। अब 3/2 होता, 3 एक में 2 एक में, तो 6 रिकॉर्ड्स आपके पास आ जाता है। तो इसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा आईडी का, इसमें जस्ट डेटा पाइल अप हो रहा है। इसमें वेयर क्लॉज लगा के आपको फिल्टर करना पड़ जाएगा चीजों को। इस वाले केस में ऑलरेडी इनबिल्ट फिल्टर सिस्टम आता है आपके पास। ठीक है, बट क्रॉस जॉइन की वैसे तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, अगर हम किसी पुल आउट और ट्रेन कर रहे हैं, या फिर हम फॉर एग्जांपल उसमें से लेफ्ट और राइट निकाल रहे हैं, या हमको सेम के लिए मैचिंग चाहिए। बट ये तो ऐसा हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर हमारा डेटा, क्योंकि वो तो डुप्लीकेसी शो करेगा। डुप्लीकेसी कर रहा है, और आपके पास ये क्या है, ज्वाइन का केस नहीं बनता, मतलब ये एक्सेप्शनल केस है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। अब इसको आपको मेंटेन करना है तो उसको वेयर क्लॉज के साथ में यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको कहीं यूज नहीं, तो डुप्लीकेशन आ रही है, कोई इसी काम का नहीं है मेरे लिए। लेकिन स्टिल हमारे पास प्रोविजन अवेलेबल है जो करी करने का। तो ज्वाइन करने के लिए हम एक टेबल का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, लेट्स से मेरे पास यहाँ अवेलेबल होता है। तो ये टेबल से जो हम एसक्यूएल में लेके जाएंगे अपने, स्टूडेंट टेबल है मेरी ये सीक्वल में लेके आ रहे हैं इसको। रिजल्ट टेबल है, ये भी सीक्वल में जाएगी फिर। एक्टिविटी टेबल है, ये भी सीक्वल। तीनों टेबल में कॉमन वैल्यू क्या है, आईडी। इसमें भी आईडी और इसमें भी आईडी है। ठीक है, ये मैनेजर टेबल, इसको हम किसी यूज केस के लिए यूज करेंगे। एचआर टेबल और ये फाइनेंस टेबल है। टोटल आपके पास 6 टेबल्स जो हम एसक्यूएल में लेके जा रहे हैं इसको डंप करने के लिए, ताकि हम उसको प्रोसेस करेंगे। मैं आपको स्क्रिप्ट दे दूंगा, इनकेस ये इंपोर्ट होती है तो आप स्क्रिप्ट से इंपोर्ट कर लेना। डेटाबेस WE 1 ऊपर वाला। वाला था। चलिए राइट क्लिक किया मैंने, इसको टास्क में गया, इंपोर्ट कर लिया। ये पॉपअप आएगा, उस पॉपअप पे हमें चॉइस देनी है। पहला जो पॉपअप आपके पास है, मुझे इनपुट वैल्यूज मेरी एक्सेल से आ रही है, और यहाँ पे मैंने इसको ब्राउज किया। मेरे केस में ज्वाइन करके टेबल थी, ज्वाइन करना। एंटर किया, उससे फर्स्ट रो मेरी हेडर है तो मैंने चॉइस दे दी। नेक्स्ट लिया मैंने, डेस्टिनेशन मेरा लोकल होस्ट है, जो सर्वर आपके पास है नेटिव लाइन 10, जो भी हाईएस्ट चूज कर सकते हो। मेरे केस में पासवर्ड नहीं है, तो मैं विंडोज नीचे हूँ, मेरे डेटाबेस का नाम WE1201 है। ठीक है, गुड टू गो है। नेक्स्ट पे हिट किया मैंने, कॉपी करा डेटा फ्रॉम दो टेबल से। नेक्स्ट पे हिट किया मैंने, वे सारी टेबल्स आपके पास है, मुझे सारी इंपोर्ट करनी है। चेक करा मैंने, और यहाँ पे इनके नाम क्या है, डॉलर डाल दिया। अब डॉलर नहीं हटा तो सिस्टम में डॉलर के साथ जाएगी, बस इतना रिस्क और कुछ लॉस नहीं है। डॉलर के साथ जाने से आपको हर बार जब टेबल रेफर करोगे डॉलर देना पड़ेगा, थोड़ा सा कम्बलसम टास्क है डॉलर लिखना। इसलिए इसको मैनुअली या कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ सेम नाम है, तो ताकि हम उसको वापस लिख पाए। टेबल्स आपके पास है, प्रीव्यू करना डेटा किसी का प्रीव्यू कर सकते हो। डेटा की एडिटिंग मैपिंग करनी है, कॉलम कुछ लेना नहीं लेना, तो कॉलम की चॉइस दे सकते हो। फिर वहाँ पर डेटाबेस में कुछ और चला जाए नाम चेंज करके, तो वो ले सकते हो। मेरे केस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मैं एज इट इज इसको नेक्स्ट लेके जा रहा हूँ। नेक्स्ट, और ये कंफर्मेशन दे रहा है कि मेरे को ये टेबल्स आपकी इंपोर्ट के लिए जाएंगी। फिनिश पे हिट किया मैंने, तो ये प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा हर जगह जहाँ उसको मैपिंग अवेलेबल है।
और कंपैटिबिलिटी है डेटा की डेटाबेस के साथ में, तो वो इसको इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, देखिए यार मेरे पास में जो एक्टिविटी टेबल में 10 रोज गई हैं, 10 सबसे बाकी टेबल्स में रिस्पेक्टिव रोज ट्रांसफर हुई है। वार्निंग है, उसका कुछ डिपेंडेंसी हुई किसी चीज की, एरर नहीं आनी चाहिए, बस वार्निंग चल जाएगी, प्रॉब्लम नहीं है। क्लोज पे हिट किया मैंने, मेरी टेबल्स में आपके पास में टेबल सारी आ गई, स्टूडेंट रिजल्ट, मैनेजर, एचआर, एक्टिविटी, सारी टेबल्स सिस्टम में पॉपुलर हुई। इनमें डेटा आपका जैसे हमने देखा था वैसा ही है। क्लिक करते हैं क्वेरी पे, ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप लिख लो कि आपको पता रहा है कि कौन सी डेटाबेस में हमने काम किया था। यूज WE1201 डेटाबेस का नाम आपका सिलेक्ट करके रन कर लो। मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड, इस पर रन नहीं कर रहा मैं, अदरवाइज इसको सिलेक्ट करके हिट करना जरूरी है। अब मैंने कहा कि मेरे पास में 2 टेबल्स है जिसको हम यूज कर रहा हूँ, स्टूडेंट टेबल है और मेरे पास रिजल्ट टेबल है। अब दोनों टेबल्स का आउटपुट मैं एक साथ देखना चाह रहा हूँ, नोट्स करने से इसको। अब जो ऊपर वाली टेबल है स्टूडेंट की, नीचे वाली टेबल आपकी रिजल्ट के, दोनों में आपके पास ID 1 2 3 4 है, जबकि यहाँ पे जानबूझ के 3 मिस कर रखा है और 5 एक्स्ट्रा ले रखा है। ठीक है, केस बना रखा है ताकि ज्वाइंस का एक डेमो बन पाए इसमें। ठीक है, 3rd नंबर ID रिजल्ट में नहीं है और 5 नंबर ID आपका स्टूडेंट में नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब इस पे आपके पास में जो सिंटेक्स है ज्वाइन का, उसको लेते हैं पहले। ज्वाइन जो सिंटेक्स है मैं ऊपर ही देता हूँ, लिखता है ये सेलेक्ट, कॉलम के नाम ये एस्ट्रिक, फ्रॉम फर्स्ट टेबल, जो लेफ्ट टेबल आपकी जिसको हम कहते हैं ज्वाइन। यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है, इनर दे सकते हो आप, लेफ्ट दे सकते हो, राइट दे सकते हो और फुल आउटर दे सकते हो। ज्वाइन लास्ट में कीवर्ड आता है, तो इनमें से कोई भी एक चॉइस आपके पास दे सकते हो। आप कुछ नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम्स को इनर कंसिडर करता है। उसके बाद में आपकी राइट टेबल आती है, उसके बाद ऑन कीवर्ड आपके पास में कैपिटल देता हूँ जानबूझ के इनको, कीवर्ड जो मेरे पास है, सेलेक्ट फ्रॉम, और ये जितने भी आ रहे हैं सारे आपके कीवर्ड्स, इनर, लेफ्ट, राइट, फुल आउट, ज्वाइन। ये एज इट देने में कुछ स्पेलिंग चेंज नहीं होगी। टेबल का नाम जो भी है वो आएगा ऑन के केस में। उसके बाद आता है लेफ्ट टेबल जो आपकी है, कॉमन वैल्यू क्या है, कॉलम का नाम जो दूसरी टेबल में मैचिंग रिकॉर्ड के साथ मैच करता है, कोई भी कॉलम का नाम उसको आप दे दो। ये सिंटेक्स आपके पास है, इसमें कहीं कोई वेरिएशन नहीं है, कोई कोई चेंज नहीं है, मोरलेस आपके पास हर जगह यही चलेगा लॉजिक। जैसे हमारे केस में बात करें तो स्टूडेंट केस में सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ज्वाइन, मैं फिलहाल कोई ज्वाइन स्पेसिफिकेशन का इनर ज्वाइन जाएगा ये, रिजल्ट ऑन स्टूडेंट का, स्टूडेंट टेबल में ID है और रिजल्ट टेबल में भी ID है। तो ये जो केस लिया है इसने डेटा के साथ में, इसने कहा मेरे पास ज्वाइन जो आपके पास है 2 टेबल्स को लगाना है, ये मेरी लेफ्ट टेबल है, ये मेरी राइट टेबल है। फर्स्ट राइट लेफ्ट टेबल में ID और लेफ्ट राइट टेबल की ID दोनों कॉमन है, ये अजम्पशन है इसकी, इसके बेसिस डेटा मर्ज कर रहा है। तो अभी क्या है, दोनों टेबल्स में से नेम और लोकेशन स्टूडेंट में है और रिजल्ट वाला केस रिजल्ट में है, तो मैं दोनों को मर्ज कर रहा हूँ, तो मुझे इसने क्या करा, दोनों को क्लब करके दे दिया। ये स्टूडेंट से डेटा आ रहा है मेरा और ये मेरा रिजल्ट से डेटा आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे डेटा, लेकिन इसमें यही है जो मैचिंग रिकॉर्ड वही आया है, तो 3 नंबर ID रिजल्ट में नहीं था, हटा दिया, 5 नंबर ID स्टूडेंट था वो भी हटा दिया। तो डिफॉल्ट जो आपके पास है इनर ज्वाइन का सिस्टम है, इसको कैरी करता है। डेटा पॉइंट के साथ में जैसे वैल्यू आती है उस हिसाब से वैल्यू को कैरी ऑन करते हैं। ज्वाइन कर आपके पास रिजल्ट के साथ में स्टूडेंट ID को, रिजल्ट ID साथ में कैरी कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका केस आ रहा है, लेट्स से मैंने कहा इसको, अगर मैं इसको लेफ्ट लेता हूँ, लेफ्ट के केस में क्या है, मेरी स्टूडेंट टेबल जितनी है सारी उसका डेटा मुझे कैरी करेगा। मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसने क्या करा, स्टूडेंट टेबल सारी उठा ली आपकी, इवन 5 3rd नंबर रिकॉर्ड भी आ गया मेरा। रिजल्ट के केस में जहाँ तक डेटा मैच कर गया वहाँ मैच कर लिया, जहाँ पे मैच नहीं करा उसने उसको नल दे दिया। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, जहाँ तक डेटा मुझे मैच करता है ठीक है, नहीं तो नल देते हैं लेफ्ट के केस में। और ये वाइस वर्सा होता है, राइट होता है अगर
तो रिजल्ट टेबल मेरी पूरी पॉपुलेट करती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में मेरा कैरी कर, तो उसमें रिजल्ट का सारा डेटा आ रहा है, स्टूडेंट का उसने मैचिंग को कंपेयर कर रहा है। अब जैसे डेटा वैल्यू हमारी मैच करती है उस वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को प्लान कर रहे हैं। फुल आउटर ज्वाइन का केस जो आपके पास है, इसमें क्या दोनों का डेटा देखेगा और जहां पे डेटा मिस करेगा, ये आपका पूरा रिकॉर्ड लेफ्ट का आ गया और राइट साइड में जो फिफ्थ रिकॉर्ड था वो भी उसने उठाया, और जिस समय रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है वहां पे उसका लाइन दे दिया। तो ये फुल आउटर ज्वाइन का केस है जो मोस्ट ऑफ द केस में आता है। उसके बाद क्रॉस ज्वाइन ना के बराबर यूज करते हैं, लेकिन अब जस्ट टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ कॉमा करके रिजल्ट देते हैं। ये आपकी हर एक टेबल जितनी भी आप टेबल्स उनको एक एक करके, जैसे मैंने कहा इसने रिजल्ट को बेस रख लिया, रिजल्ट बेस पूरा स्टूडेंट को करा, दूसरा रिजल्ट रख लिया, उसके बाद दूसरा रख लिया, तो जैसे आपका डेटा है उस हिसाब से उसको मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। 16 रिकॉर्ड कह रहा है आपके पास, पहले में 4 दूसरे में 4, टोटल 16 रिकॉर्ड से इसको मैच कर रहा है। इसमें कहीं कोई यूज केस नहीं है, इसको यूज करना हो तो हम वेयर क्लॉज देते हैं, स्टूडेंट का आईडी रिजल्ट के आईडी से मैच कर, ये इनर जो है लिखने के लिए, मतलब ज्वाइन करके कोई टर्म नहीं है इसके अंदर, नहीं ये एक वर्कअराउंड है, इसको हम क्रॉस ज्वाइन के अंदर स्टेटमेंट में हम स्टडी करते हैं, एक्सेप्शन केस है कैरी करने के। तो क्रॉस ज्वाइन करके कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, क्रॉस ज्वाइन करके कुछ लिखा जाए, यहाँ पे बस ये है कि आपके पास डेटा को इंटरनली आप कॉमा करके दोगे तो इंटरनली उसको ज्वाइन क्रिएट करता है, करता है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में इसे कंटिन्यूशन चलते हैं, इनर ज्वाइन को कंटिन्यू करता हूँ मैं, इनर था, ये लेफ्ट था, राइट था, सारे दे रखा है। अब यहाँ पे इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे यूजर कहता है मुझे दो चीजें आपके पास में, रूल नंबर 1 इसका ज्वाइन का, देयर शुड बी एटलीस्ट 1 कॉमन कॉलम टू ज्वाइन। ठीक है, दूसरा केस आपके पास है select list या select column list should not carry duplicate column name in list। मतलब क्या हुआ इसका कि जो आपकी सेलेक्ट लिस्ट है उसमें कभी भी कोई कॉलम जो आप नाम दे रहे हो तो कोई नाम ऐसा नहीं हो जो दोनों में एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, अभी डेटा चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है इसकी, मैंने क्या करा, लेट्स से मैंने इसको बोला कि मुझे नेम चाहिए, कोई इशू नहीं है इसको, लोकेशन चाहिए तब भी कोई इशू नहीं है, सब्जेक्ट चाहिए तो भी कोई इशू नहीं है इसको, मार्क्स चाहिए तब भी कोई इशू नहीं है, मतलब 1 to 1 डुप्लीकेट नहीं कॉलम, ये यूनिक है दोनों के केस में कैरी करने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं चाहूँ कि यहाँ पे आईडी आ जाए, अगर आईडी जो मेरे पास है एम्बिगुअस कॉलम है, इस कॉलम में डेटा क्या आपके पास में कि डेटा जो है कॉलम दोनों टेबल में, तो मुझे यहाँ पे एक टर्म यूज करता है, ये प्रीफिक्स, टेबल का नाम प्रीफिक्स करना पड़ेगा आपको। अब इस केस में क्या करता है कि अभी आईडी को पता है कि एम्बिगुअस नहीं है, अभी ये मुझे कॉलम की डेस्टिनेशन पता है कहाँ से उठाना है, तो ये मुझे चलेगा। अगर कोई कॉलम ऐसा है जो दोनों टेबल में कॉमन है और वो सिलेक्ट लिस्ट में आ रहा है, तो मेक श्योर करो टेबल के नाम के साथ आए। रिजल्ट दे दो स्टूडेंट ने तो बात है कि इनर ज्वाइन में कोई फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन ये लेफ्ट राइट या क्रॉस होता है तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखता है, अदरवाइज डिफरेंस नहीं आता। तो ये आपका लेफ्ट राइट ज्वाइन जो होता है उसमें तो आपको डिवाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि इनर ज्वाइन में दोनों में सेम आ रहा है। अब कहता है या आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप ऐसे कर लो, या इसमें टर्म आता है, तीसरा रूल ये रहा है, वी कैन यूज अलाइस नेम फॉर टेबल टू डॉट ऑन द क्वेरी। रिक्वायरमेंट कोई बनती है, कोई बड़ी बड़ी टेबल के नाम होते हैं तो हम क्या करते हैं, टेबल के नाम को अलाइस दे देते हैं, जैसे मैं इसको एस दे दिया, इसके आर दे दिया। उससे मेरी बेनिफिट क्या होगा, मेरे पास कहीं पे भी मैं ये टेबल के नाम रेफर करूँ तो वहां पे निकनेम देता हूँ, जैसे एस एस आर, उससे क्वेरी कंपैरेटिवली छोटी हो जाती है। तो नाम कुछ भी दे सकते हो, मर्जी आपकी, लेकिन बस ये टेबल का नाम लेंथी हो तब जाके इस इकोसिस्टम को यूज करते हैं अगर हम
इसको यूज नहीं करते। ठीक है, अब जो भी ज्वाइन ले तो ज्वाइन का जो यूज केस है मैं आपको ये बताता हूँ कैसे चलता है। डिस्प्ले के केस में इंक्लूड इसको ठीक कर रहा हूँ मैं। इससे क्या मुझे इसका एग्जीक्यूशन प्लान दिखाई देगा कैसे काम कर रहा है ये। अभी नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं एक और यहाँ पे, जिसमें वो बताया कि क्वेरी कैसे रन करी मेरी। अब इस केस में जो यूज केस कह रहा है कि मेरे पास जो टेबल है, पहली स्टूडेंट टेबल है, दूसरी रिजल्ट टेबल है। जो मेमोरी का कंजम्पशन है इसका टोटल जो आपका 100% कंजम्पशन हुआ है, 15% यहाँ कंज्यूम हुआ है, 15 यहाँ पे, और 70% इसने जो इनर लगा उस पर काम करा है इसने। ये इसके बाकी पैरामीटर्स है। इंटरनल मेमोरी कितनी यूज करी है, काफी स्टाइल डिटेल दे रखी है। जो आउटपुट है आपके पास में वो आपके इसके प्रोसेस के बाद आता है। सेलेक्ट सबसे लास्ट में चलता है। पहले ज्वाइन चरण करते हैं आपके, जो टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट होता है, फिर ज्वाइन हिट करता है, फिर सेलेक्ट पे आता है ये। तो जैसे भी आपके पास ज्वाइंस आपके आ रहे हैं उनको इंटरनल सिस्टम फ्लो ऐसे ही काम करता है। तो बट टेबल पे आने के लिए तो पहले सिलेक्ट, जैसे हम सिलेक्ट क्वेरी दे रहे हैं तो वो तो पहले हमारे जैसे हमारा जो हमारे टेबल्स बन गए हैं टीपीओ डॉट करके, तो पहले तो वो टेबल्स में जाना चाहिए ना। बट वो पहले फॉर्म हिट करता है ना, अच्छा, पहले फॉर्म हिट करेगा, पहले वो टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके बाद कॉलम आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट चलेगा तो कॉलम कहाँ ढूंढेगा, कॉलम के टेबल चाहिए उसको। टेबल फ्रॉम पहले हिट करता है आपका, फिर उसके बाद, क्योंकि राइट टू लेफ्ट चलती है क्वेरीज आपकी मोस्टली। अभी कहता है इनकेस मेरे पास, लेट्स से इसको कॉपी पेस्ट मारता हूँ, फोर्थ रूल लिखता हूँ उसमें। ये रूल आपका है मल्टीपल टेबल मोर देन 2 टेबल जॉइन। इस केस में क्या है, जैसे मेरे केस में मैंने क्या करा, जैसे एस्ट्रिक यूज कर लेता हूँ, थोड़ा काम बचेगा मेरा, स्पेस कम बचेगा। तो ये टेबल आपके पास है, इस टेबल में हमने क्या करा, स्टूडेंट और रिजल्ट को ज्वाइन करा है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इसके कंटिन्यूशन, मैंने एक और टेबल है मेरी एक्टिविटीज को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ज्वाइन की पोजीशन देखना कहाँ है, पहला फर्स्ट ज्वाइन कंप्लीट हो जाए आपका, उसके बाद दूसरा ज्वाइन लगेगा ध्यान। अब कंडीशन क्या है मेरी, मैंने कहा कि जो मेरी एक्टिविटी में एक आईडी कॉलम है वो स्टूडेंट आईडी से बिलोंग कर रहा है। अब ये जो ज्वाइन लगेगा वो इसके आउटपुट पे लगेगा। अब स्टूडेंट में जो डेटा आ रहा है, जैसे क्वेरी में आपके पास 3 नंबर स्टूडेंट नहीं आ रहा आउटपुट में, नोटिस करो। तो 3 नंबर आईडी एक्टिविटी को भी नहीं मिलेगा कंपेयर करने के लिए। तो एक्टिविटी में जो डेटा निकलेगा वो सारे स्टूडेंट वो जो इस क्वेरी का आउटपुट से आया। तो इसको रन करता हूँ अगर मैं, तो क्या करेगा वो, जो डेटा मेरे पास मिला है 1 2 3 का, उसी को वो कंपेयर कर रहा है, क्योंकि डुप्लीकेट हो रहा है डेटा। आईडी 2 बार आ रखी है यहाँ पे एक्टिविटी, तो ये आपको 2 बार रिपीट करके दिखा रहा है, कोई परेशानी नहीं है। इसका प्रोसेस फ्लो नोट्स करना। इसने क्या करा, पहले इन दो को ज्वाइन करा, हैश बनाया, आउटपुट आ गया, इस आउटपुट पे अपने एक्टिविटी को लगाया, फिर ज्वाइन निकाला, हैश बनाया, फिर आपको रिजल्ट दिखाया। तो ऐसा नहीं तीनों टेबल पैरेलली प्रोसेस कर रहा है, नहीं कर रहा है। पहले 2 टेबल प्रोसेस करता है, उसका रिजल्ट आता है, फिर दूसरी तीसरी टेबल को प्रोसेसिंग रिजल्ट के साथ आगे कनेक्ट करता है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि डेटा मेरे पास जो आ रहा है उस डेटा को मैं हायरार्की वाइज लेके जाऊं, मतलब 2 के पेयर में जाएगा हमेशा। ये मल्टीपल जॉइंट्स वाला फंडा नहीं है, मल्टी लेवल जॉइंट्स होते हैं इसमें। मैं 3 4 टेबल, आप कहो कि मैं 3 टेबल एक साथ चला रहा हूँ, जॉइन में नहीं चलती। पहले 2 चलाएंगे, उसका रिजल्ट आया, फिर तीसरी पे आया, तीसरा दिन चौथा आपका कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट चलेगा। ठीक है, इसमें एक टर्म आता है आपका सेल्फ ज्वाइन का। सेल्फ ज्वाइन एक इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास है। इन जनरल टर्म्स में, आप रियल टाइम इंडस्ट्री में काफी कम यूज होता है, परसेंटेज में है 1 है 2% पे। सेल्फ ज्वाइन क्या आपके पास, ज्वाइनिंग इन सिंगल टेबल विद इट्स कॉपी। ध्यान रखना, उस टेबल को उसके अपनी कॉपी से ज्वाइन करते हो, सेल्फ ज्वाइन कहलाता है। जैसे मेरे केस में केस क्या है, जैसे मैंने कहा मेरे केस में एक टेबल है मैनेजर। ठीक है, 3 कॉलम है सिर्फ इसमें, आईडी, एम्प्लॉय नेम, उसका मैनेजर आईडी। जैसे मैं कहूँगा राजीव के अगेंस्ट में मैनेजर आईडी नहीं है, सतीश के अगेंस्ट में 1 है, 1 मतलब सतीश राजीव को रिपोर्ट कर रहा है। रमेश के अगेंस्ट में 2 है, मतलब रमेश सतीश को रिपोर्ट कर रहा है। मतलब ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि मेरा डेटा ऐसे बना हुआ है। अब यूजर कहता है मुझे एक काम करो, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर नेम दिखाने हैं। एक कॉलम में एम्प्लॉय नेम, दूसरे में मैनेजर नेम। कैसे हो सकता है, एनी गेस, जुगाड़? आपके एम्प्लॉय राजीव सतीश रमेश है,
एक कॉलम, साथ में इसमें एक कॉलम और होना चाहिए मैनेजर का नाम। जैसे राजीव के अगेंस्ट में ब्लैंक है, कोई मैनेजर नहीं है उसका। सतीश के अगेंस्ट में राजीव आ जाएगा, रमेश के अगेंस्ट में सतीश आ जाएगा। फिर तो आपकी हायरार्की क्या बनती है, ये रमेश जो है ये उसका एम्प्लॉय आईडी है, ये मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी है, और ये एम्प्लॉय आईडी आपका इसका सतीश का, तो रमेश के अगेंस्ट में सतीश आ गया। और सतीश को रिपोर्ट कर रहा है वन को, वन कौन है, राजीव, तो सतीश के अगेंस्ट में राजीव आ गया। राजीव के अगेंस्ट में नो नल है, तो यहाँ पे नो मैनेजर या ब्लैंक ही कर दो, लेट इट बी। तो ये केस, ये मास्टर एंट्रीज होती हैं। कई बार डेटा को शॉर्टन करने के लिए हम ये ऐसा यूज केस लेते हैं, तो उससे की बेनिफिट क्या होता है, मुझे डेटा लेसर नंबर ऑफ कॉलम्स में प्रोसेसिंग करने के काम आ जाता है। अब इस केस में क्या है, मुझे लेट्स से इसी टेबल की दो कॉपी बनाई मैंने, लेट्स से M1 ज्वाइन मैनेजर M2, ठीक है, ध्यान से नोट्स करना इसको। जो लेफ्ट साइड डेटा आएगा वो आपका M1 का होगा, जो राइट साइड डेटा आएगा वो M2 का होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये। कंडीशन दे दी मैंने M1 का लेट्स से आईडी, ठीक है, M1 का आईडी जो एम्प्लॉय आईडी है वो M2 के मैनेजर आईडी बराबर है। मतलब आइडली केस में नोटिस करना आउटपुट को पहले, बाद में ठीक करता हूँ बस। राजीव मैनेजर किसका, सतीश का, और ये वाइस वर्सा करता हूँ, नोटिस करना ये M1 किसे नोट करता है, एम्प्लॉय के मैनेजर को, और ये सेकंड वाले को एम्प्लॉय को। तो जहाँ पे उसका आईडी जो एम्प्लॉय वो मैनेजर की तरह है, और ये वाइस वर्सा करें तो पहले मुझे एम्प्लॉय मिल जाएंगे MGR, उसके बाद मैं आईडी लेता हूँ। तो पहला जो M1 टेबल बन रही है मेरी वो एम्प्लॉय की बनेगी, दूसरी टेबल मेरी मैनेजर की हायरार्की में। आ गया। अब मैं इसको लेफ्ट जॉइन ले लेता हूँ कि मुझे सारी एम्प्लॉय चाहिए, उनका मैनेजर है या नहीं मतलब नहीं है। यहाँ पे डेटा पॉइंट्स क्या होगा कि डेटा पॉइंट जो आपके पास आया है, इसको निकनेम देने के लिए आप नाम रखने के लिए, क्योंकि मैनेजर तो यहाँ पे MEMP दे देता हूँ जस्ट याद रखने के लिए, और EMGR बोल देता हूँ उसको। हमें ये ध्यान रहेगा कि ये मेरा मैनेजर टेबल और ये मेरी एम्प्लॉय टेबल। तो जो पोजीशन है आपकी उससे डिपेंड करता है डेटा कैसे निकलेगा। और यहाँ पे मुझे सारा डेटा नीचे से एम्प्लॉय का नाम चाहिए, तो मैंने क्या करा, लेट्स से EMP से नेम उठाया, कॉमा, और नेम कॉलम दोनों में अवेलेबल है इसलिए मेरे को प्रीफिक्स देना पड़ रहा है MGR एम्प्लॉय नेम। तो जो पहला कॉलम बनेगा मेरे एम्प्लॉय का, दूसरा कॉलम से मैनेजर का है। अब हेडर देना चाहो हेडर दे दो, लेट्स से एम्प्लॉय दे दिया मैंने इसका, दूसरे का हेडर दे दिया मैनेजर। अब जैसे हमारे पास वैल्यूज बनती है, उन वैल्यूज के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये सेल्फ जॉइन का सबसे क्लासिक एग्जांपल है। इंटरव्यूज में या कहीं भी आपको यूज केस बनता है, तो ये सबसे बेस्ट यूज केस है जहाँ पे हम एक ही टेबल को दो टेबल जगह से ज्वाइन करते आ रहे हैं। बस हमारी इंपॉर्टेंस सर ये है कि हमने कैसे उसको मैप करा है, इसके बेस पर चीजें चलती हैं आपकी। ठीक है, तो सेल्फ ज्वाइन का सिर्फ पर्पज ये है कि एक ही टेबल को ज्वाइन करता हो, दो टेबल्स नहीं, सिंगल टेबल को ही आपस में दो कॉपी बना के उसको डुप्लीकेट करता है। ये DBA प्रेफर करते हैं इस इकोसिस्टम में, उसमें डेटा के लिए जगह कम चाहिए होती है। अदरवाइज आप मैनेजर के लिए भी एक नई पूरी टेबल बना लोगे तो स्पेस गिरेगी सिस्टम में। तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट के लेने के चक्कर में उसको एक सिंगल एंटिटी कंसिडर कर लेते हैं। तो ये आपके ज्वाइन के 5 रूल्स को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसके बाद ज्वाइन नहीं आता। अब यूजर आपके पास में जैसे डेटा बनता है उस हिसाब से उसको हम कैरी करते हैं। लेट्स से अब आते हैं केस हमारा सेट ऑपरेटर का। सेट ऑपरेटर क्या कहता है मुझे, कि मुझे डेटा वर्टिकली ज्वाइन करना है। अभी अब तक हमने क्या हॉरिजॉन्टली ज्वाइन किया था, हॉरिजॉन्टली में कॉलम ऐड होते हैं और वर्टिकली में आप टेबल से, ये आपका टू ऐड रोज फ्रॉम टू टेबल्स या टेबल क्वेरीज। ऊपर वाले केस में हम कॉलम ऐड किए थे, इस वाले केस में हम रो ऐड कर रहे हैं। बस ये डिफरेंशिएशन ध्यान रखना, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा कि दोनों ही चीजें मल्टी टेबल ज्वाइन पे, मल्टी टेबल इकोसिस्टम काम कर रही है, लेकिन ऊपर वाले केस में ज्वाइन में कॉलम ऐड हो रहे थे, यहाँ पे रोज ऐड होगी वर्टिकली। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है, जो फर्स्ट ऑप्शन है यूनियन है। यूनियन के केस में क्या है, टू गेट ए यूनिक रोज फ्रॉम टू
टेबल या 2 क्वेरीज करना चाहिए, बेस्ट रहेगा। इस केस में डेटा क्या है कि इनकेस 2 टेबल से दोनों में कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा, दोनों के केस में मिला के वो हटा देगा उसको, अदरवाइज उसको इंक्लूड करेगा। जैसे एक केस लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फाइनेंस एम्प्लॉय, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एचआर एम्प्लॉय। ये 2 टेबल्स मेरे पास में अभी। अब जैसे डेटा वैल्यूज में हमारे पास बनती है उन वैल्यूज को यूटिलाइज करते हैं। अब इसमें केस क्या है, इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं हो रहा, 2 टेबल्स आपकी यूनिक है। तो यहाँ पे इन केस मैं यूनियन करता हूँ तो मुझे क्या कर रहा है, एक ही आउटपुट में दोनों टेबल्स को कंसोलिडेट कर देगा। ठीक है, एक के नीचे एक आपका रोज अटैच कर दें। तो यहाँ जो डेटा पॉइंट्स आपके पास है उसको हम वर्टिकली अटैच कर रहे हैं। रूल देखते हैं इसके। जो फर्स्ट रूल आता है आपके पास, both the queries should have same number of columns in same sequence. Second, both the queries should have similar data types of respective columns. मतलब आप ऊपर 2 कॉलम है नंबर और टेक्स्ट का, नीचे भी जो आउटपुट है क्वेरी का जो आ रहा है वो भी नंबर टेक्स्ट का होना चाहिए। स्विच होगा तो वो कन्वर्जन नहीं दे पाएगा, एरर दे देगा। ठीक है, चलिए टेस्ट करते हैं इसको। मैंने कहा लेट्स से मैंने यहाँ पे लेट्स से एम्प्लॉय आईडी दे दिया, डिपार्टमेंट दे दिया, सैलरी दे दिया। अब यहाँ पे मैं सेम नंबर ऑफ कॉलम रखना हूं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाल से मैंने यहाँ से सैलरी हटा दी। तो इसमें क्या है कि जो कॉम्बिनेशन है क्वेरीज का मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ, जितने भी आपके पास एक्सप्रेशन है मतलब कॉलम की बात कर रहा है सिमिलर हो, क्योंकि टारगेट लिस्ट जो बनती है आपकी ज्वाइंटली बनती है। तो ज्वाइंटली में केस क्या कहता है, जो डेटा पॉइंट आ रहा है उसको मेक श्योर करें कि 2 कॉलम जो आपने चूज कर रहे हैं वो दोनों में सिमिलर क्वांटिटी में, अदरवाइज चैलेंज कर जाएगा। ठीक है, एक दूसरा केस कहता है लेट्स से मैंने यहाँ पे नेम ले लिया, नेम है क्या है, हाँ नेम है, सैलरी ले लिया। ठीक है, नीचे वाले केस में मैंने क्या करा, और मैं स्वैप मार रहा हूँ जानबूझ के, वैसे वैसे करके। तो अब यार नोटिस करना क्या है, अभी क्या कहता है जो फर्स्ट कॉलम आपके पास है इसके बेस पे वो डेटा डिसाइड कर देता है इसका, ये न्यूमेरिक नहीं है ये न्यूमेरिक है। तो मतलब ये वैरक्यार है ये फ्लोट है, मेरे केस में टेक्निकली बात करता हूँ। तो उसके नीचे आपका वो वैरक्यार सही चाहिए उसको, उसके नीचे वो न्यूमेरिक ही चाहिए फ्लोट। तो इसके केस में तो क्या अकोमोडेट कर जाता है, वैरक्यार टू फ्लोट अकोमोडेट कर जाता है, परेशानी नहीं है। लेकिन फ्लोट टू वैरक्यार अकोमोडेट नहीं कर पाता। तो एरर किसकी आ रही है कि जो डेटा जो वैरक्यार से फ्लोट जो बनाने की कोशिश कर रहा है वो वहाँ पे एरर दे देते हैं, क्योंकि वो ऊपर से नीचे जो हर स्ट्रक्चर बना रहा है स्ट्रक्चर में डेटा आपको वैलिडेट करता है, और डेटा में वैलिडेट करते वक्त चीजें मैच करेंगी तो ठीक है, अदरवाइज वो चैलेंज करेगा। ठीक है, तीसरा नंबर रूल दे रखा है यहाँ पे, वी कैनॉट यूज order by clause in first query of set operator। मैं ऑर्डर बाय क्लॉज आप यूनियन से पहले या जो भी आपकी क्वेरी आप यूज करने जा रहे हैं नीचे फ्यूचर में वो सेट ऑपरेटर के साथ लग रही है तो वहां पे वो यूज नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश करूँ ऑर्डर बाय, जैसे सैलरी दे दिया मैंने, टेक्निकली ठीक है क्वेरी इंडिपेंडेंटली, नहीं यूनियन के साथ या जो सेट ऑपरेटर्स है उनके साथ काम नहीं करेगी। तो ऑर्डर बाय कैन नॉट बी पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेरी, सेकंड क्वेरी का पार्ट हो सकता है, कोई परेशानी नहीं, उसको उठा के मैंने यहाँ लिया है, चल जाएगा। उसको ठीक कर लेता हूँ तो आउटपुट दे देगा आपको। सैलरी ठीक है। तो ऑर्डर बाय आपका एक यूनिक इकोसिस्टम इसको हम कैरी करते हैं। तो अब यूनियन को चेक करने के लिए उसकी यूटिलिटी को लेट्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनेंस एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एचआर एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसमें एक डेटा चेंज करता हूँ। लेट्स से मैं अभी फिलहाल क्वेरी से कर रहा हूँ, बाद में क्वेरी देखेंगे हम ये।
अच्छा HR में मैं सेट कर रहा हूँ डिपार्टमेंट फाइनेंस कर रहा हूँ उसका मैं फाइनेंस, और नेम जो उसका है मैं उसको Z कर रहा हूँ, और सैलरी जो उसकी है उसको 60,000 कर रहा हूँ। ठीक है, जिसका एम्प्लॉय ID मेरा 3 है। ठीक है, ये सिंपल स्टेटमेंट लिखिए। अपडेट कर रहा हूँ किसको, इसको सेट कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट में फाइनेंस आ जाए, नेम में Z आ जाए, सैलरी 60,000 और एम्प्लॉय ID 3 है उसका। सेलेक्ट किया मैंने, हिट किया, इसने इसको अपडेट कर दिया, जहाँ पे उसको डेटा मिल रहा होगा वहां पे उसको हिट कर दिया। अब मैं दोबारा नोटिस करूँ, मैं देखता हूँ उसको। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे यूनियन का केस देखना, यहाँ पे अब एक्चुअल में यूनियन समझ आया। अब मैंने क्या करा, टोटल 6 रिकॉर्ड मेरे पास में, ठीक है, 3 पहले 3 बाद में। यूनिट क्या है मेरे पास, टोटल रिकॉर्ड देखना कितने आते हैं, 5 रिकॉर्ड है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो फाइनेंस Z 60,000 दोनों टेबल्स में था, इसने यूनिकली इसको आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, तो यूनियन का जो यूज केस है, टू गेट यूनिक रोज फ्रॉम क्वेरीज। ठीक है, अब ये कहता नहीं मुझे यूनियन नहीं चाहिए, मतलब ज्वाइन तो करना है मुझे, लेकिन सारा डेटा चाहिए, तो हमें यूनियन ऑल का सिस्टम आता है। यूनियन ऑल क्या करता है, सारे रिकॉर्ड दिखाता है, इवन डुप्लीकेट हुआ तो भी। टू गेट ऑल रोज फ्रॉम क्वेरी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट में क्या है, इंटरसेक्ट, सॉरी इंटरसेप्ट कह रहा हूँ, इंटरसेक्ट। इसमें क्या आपके पास जो डेटा आपके पास दोनों टेबल में कॉमन है वही आएगा। टू गेट कॉमन रोज फ्रॉम बोथ द क्वेरीज। जैसे जेड फाइनेंस आपका दोनों में था, इंटरसेक्ट का काम क्या है, यूनिक, यूनिक नहीं मतलब यूनिक मतलब कि जो कॉमन वैल्यूज है वो लेके आएगा। अब आपके पास यहाँ पे एक्सेप्ट का केस आता है, मतलब फर्स्ट में लेकिन सेकंड में नहीं है। यहाँ पे केस आ गया, तो फाइनेंस टेबल में मेरे पास XY है, ये ऐसा रिकॉर्ड है जो मेरी HR में नहीं है। फाइनेंस में Z था मेरे पास जो, लेकिन HR में था, इसलिए उसने एक्सक्लूड कर दिया उसको। एक्सेप्ट टू गेट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम फर्स्ट क्वेरी, those are not present in second query. सर इसमें जैसे यूनियन में हमारे पास जैसे लाख, वो लाख का डेटा बड़ा हुआ, तो हमें पता ही नहीं है कि उसमें कितने डुप्लीकेट्स हैं या जो भी वैल्यू है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं ना सर, पहले यूनियन ऑल लगा दिया, और जहाँ पे हमको पता है कि भाई हमको नई वैल्यू लेनी है डुप्लीकेट, तो उसमें यूनियन लगा दिया, ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पे आप डेटा सारा चाहिए तो यूनियन ऑल लगा। आप डुप्लीकेट मतलब दो टेबल, जैसे जनरली क्या होता है कि सेल्स टेबल में या प्रोसेस टेबल में कि एक ट्रांजेक्शन है जो अलग अलग टीम्स कर रही है, कुछ कॉमन ट्रांजेक्शन जो रिपीट हो जाती है गलती से, तो हम चाहते हो ट्रांजेक्शन रिपीट करके हटाया जाए, तो यूनियन केस बन जाता है उसमें। तो यहाँ पे वो केस कैरी कर सकते हैं। तो यूनियन आपका वर्टिकली करेगा और आपके पास ज्वाइन आपका हॉरिजॉन्टली चलेगा। उसके बाद में यहाँ पे केस आता है, एक टर्म ले रहे हैं हम यहाँ पे, सब क्वेरीज। इसका एक्सटेंशन है मल्टीपल टेबल्स का। अब इसमें क्या आपके पास, इसमें जो डेफिनेशन है इसकी, गेट डेटा फ्रॉम वन टेबल query based on output of second query। और ये क्वेरी आपकी ज्वाइन की भी हो सकती है, जो भी आपके फर्स्ट टेबल की जो क्वेरी आ रही है, जो भी फर्स्ट वन क्वेरी कुछ भी होता है उसमें, ज्वाइन आया यूनियन आया कुछ भी आ जाए, बेस्ड ऑन द आउटपुट ऑफ सेकंड टेबल। जैसे मैं कहूँ कि मुझे डेटा स्टूडेंट का दिखाना है, इसके रिजल्ट लिस्ट से 50 से ऊपर आए हैं, दिस नोट्स कैन थिंक, मैंने कहा स्टूडेंट टेबल है मेरे पास, रिजल्ट टेबल। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट टेबल्स अभी तो। अब मुझे डेटा चाहिए स्टूडेंट्स का जिनके मार्क्स 50 से ग्रेटर देन है। दो यूजर है मेरे पास, 1 2 रमेश और राजीव। अब मुझे कोई ऐसा सिस्टम चाहिए कि मुझे डेटा मिल जाए
सब क्या चाहिए, नेम और लोकेशन चाहिए बस, बाकी रिजल्ट का मतलब नहीं है। तो मुझे एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ा जहाँ पे मैं एक स्टूडेंट टेबल को आउटपुट करते हुए कंपेयर करूंगा रिजल्ट टेबल के साथ। दो तरीके करने के लोग, पहले जो ज्वाइन का केस है उसको देख लेते हैं, उसके बाद में सब क्वेरी पे आते हैं। ज्वाइन के केस में हम क्या कर रहे हैं, उसको सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ज्वाइन रिजल्ट कंडीशन, स्टूडेंट का आईडी मैच कर रहा है रिजल्ट के आईडी के साथ, कंडीशन दे दी वेयर लेट्स से रिजल्ट का मार्क्स जो है ग्रेटर देन 50 है। अब इसमें क्या हुआ, मेरे पास में एक स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म दे दिया उसने, डेटा फिल्टर करके दे दिया। इसमें लॉस क्या है मेरा कि इसने मुझे बाकी डेटा भी दे दिया, मुझे चाहिए नहीं है। मेमोरी में गया, वो हिट करा उसने, अननेसेसरी मेरा ट्रांजेक्शन हैम्पर करेगा, और मेमोरी में मिली सेकंड भी मुझे हैम्पर होता है, मेरी लॉस है, क्योंकि डेटा ज्यादा बड़ा हुआ तो मिली सेकंड कब 1 मिनट हो जाएगा पता नहीं लगता। तो ट्रांजेक्शन को हम प्रोसेस करेंगे, मेरी रिक्वायरमेंट आपकी ये है और डेटा मुझे एक यही चाहिए बस। हम इस क्वेरी को ऐसे लिखते हैं सब क्वेरी केस में। स्ट्रक्चर क्या कहता है इसका, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेरी आपकी है, देयर आईडी इन सेलेक्ट आईडी फ्रॉम रिजल्ट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 50। अब इसमें होता क्या है, इसमें दो क्वेरी बनती हैं। बोर्ड मार्क्स का रूल तो पता ही है हमें कि पहले ब्रैकेट रिजॉल्व होता है, उसके बाद में वैल्यू पास होती है। जब ये ब्रैकेट रिजॉल्व हो रहा है तो मुझे क्या मिल रहा है, दो रोज मिल रही है आईडीज। अब क्योंकि इन ऑपरेटर लगा हुआ है तो इन ऑपरेटर डिस्क पे ऑपरेट करता है, तो ये करेगा इस आउटपुट को नेक्स्ट क्वेरी को इनपुट प्रोसेस कर देगा उसका। तो इसमें जो आउटपुट आएगा आपके पास इन दो क्वेरी, इन दो आईडी के लिए ही आएगा। तो उसमें हुआ क्या, रादर देन पुटिंग हार्ड कोडेड 1 और 2, मैंने क्वेरी से निकाल के इनको पास कर दिया। मुझसे कि डेटा डायनेमिक रहता है और मेरी जो टेबल्स इंटर डिपेंडेंट जो टेबल्स हैं वो थोड़ा सा ठीक से प्रोसेस करती है मेरी। ठीक है, इसमें रूल्स है कुछ। अब यहाँ पे पहला रूल जो उसका आता है, इस पे एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पे, उसका सिंटेक्स पहले लिख दो पहले, उसके बाद काम करते हैं। सिंटेक्स में कहता है इसका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी टेबल आपकी, फर्स्ट टेबल ले लेते हैं, फर्स्ट टेबल कंडीशन दे दी आपने, यहाँ पे सेकंड क्वेरी आती है, सेकंड टेबल, या ज्वाइन भी होता ही है, कुछ भी होता है, यहाँ कंडीशन दे दी है। ये स्टैंडर्डाइज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपके पास वो क्या है, ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो पोजीशन है ये इंपॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन आती है, इस कंडीशन के अंदर में दो पार्ट है, इसमें कॉलम प्लस ऑपरेटर। हमेशा कॉलम प्लस ऑपरेटर का केस आता है, और ऑपरेटर जो यहाँ पे है, इस ऑपरेटर को हम कहते हैं सब क्वेरी ऑपरेटर। हम सब क्वेरी ऑपरेटर, अब सब क्वेरी ऑपरेटर का रूल है सब क्वेरी ऑपरेटर कहता है, मेरा रूल ही क्या कहता है, इन केस सब क्वेरी, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ इसके, रिटर्निंग स्केलर वैल्यू विच मीन सिंगल रो सिंगल कॉलम, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। उस केस में हम यहाँ पे ऑपरेटर सारे, जितने भी आपके ऑपरेटर सारे यूज हो जाएंगे। जितने भी केस सारे आपके यूज हो जाएंगे। कंडीशन कब आती है मेरी सब क्वेरी, रिटर्निंग मल्टी रो एंड सिंगल कॉलम। उस केस में आपको कुछ नहीं बचता, सब इन जाएगा। इन या नॉट इन का जो केस है वो आपका यहाँ पे यूज होता है। थर्ड केस सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत कम यूज होता है लेकिन ये सब क्वेरी रिटर्निंग मल्टी रो एंड मल्टी कॉलम, रेयर ऑफ द रेयर केसेस। यहाँ पे आपके पास कोई ऑपरेटर नहीं बचता है, सिर्फ ये कहता है वैल्यू कंपैरिजन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एग्जिस्टेंस वेरीफाई होता है कि मेरी सब क्वेरी में रिकॉर्ड है या नहीं, बस दैट्स इट। एग्जिस्ट करके एक क्लॉज है, उसको हम यूज करेंगे, ऑपरेटर नहीं है, क्लॉज है। चलिए तो तीनों टेस्ट करते हैं। तो पहला केस लेते हैं, स्केलर वैल्यू
इस केस में क्या, लेट्स से मैंने यहाँ से इसकी मैक्स निकाल ली, ठीक है। अब किसी हालत में मेरे पास मल्टीपल हो ही नहीं सकती, ठीक है। स्केलर वैल्यू आ रही है मेरी सब सब क्वेरी की, तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी ऑपरेटर हो, ग्रेटर देन लेस देन, इवन इन भी चलेगा, इनकी परेशानी नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन सारे चलेंगे। जैसे रिजल्ट दो, जिस ऑपरेटर यूज किया वैसे रिजल्ट आपको दे देगा वो, ठीक, बिल्कुल बेसिक है। अब यही चीज मेरी मल्टी रो सिस्टम है एंड सिंगल कॉलम, इसकी जैसे लास्ट वाला केस था हमारा, आईडी ले लिया मैंने, ये मल्टी रो आ रही है, ये जितनी मर्जी रो, कोई लिमिट नहीं है इसकी, मेरे इसमें 2 रोज हैं, एक कॉलम है, तो इस केस में ये ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर चल नहीं सकते, नोटिस करो एरर को, उसके बाद ठीक करते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है आपके पास में, कहता है सबको रिटर्न मोर देन वन वैल्यू, दिस इज नॉट परमिटेड विद द सब क्वेरी, फॉलो दिस। और आपका ऑपरेटर ये है तो आपकी सब क्वेरी मल्टी रो कॉलम रिटर्न नहीं कर सकती, मल्टी रो रोज वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकती, ये लिमिटेशन है इसकी, इसको कोई बाईपास नहीं कर सकता। तो मेरे पास कुछ नहीं बचता ऑप्शन, आई नीड टू गो फॉर इन ऑपरेटर ओनली। अब तीसरा केस आता है जो रेयर ऑफ द रेयर केसेस है, मल्टी रो एंड मल्टी कॉलम। अब इस केस में क्या, सपोज मैंने यहाँ पे मार्क्स पे देख लिए, दो कॉलम आगे मेरे, दो कॉलम किसी भी हालत में मेरा जो ऑपरेटर इस प्रोसेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स हैं वो आपके 1 to 1 का वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे मेरी वैल्यूज 2 आ गई, तो इसमें कोई भी कॉलम आपका प्रोसेसिंग पे नहीं आता, बस यहाँ पे क्या है कि वी कैन वेरीफाई कि यहाँ पे डेटा एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ऐसे कॉलम कंपेरिजन नहीं होगा। इन केस मेरी सब क्वेरी रिटर्न कर रही है रिजल्ट, तो मेरी मेन क्वेरी रिजल्ट भी आएगा, उसको फिल्टर आउट नहीं करे, बस उसके रिजल्ट को कंट्रोल कर रहे हैं कि मेरी मेन क्वेरी का रिजल्ट तभी आएगा इन केस मेरी सब क्वेरी रिजल्ट आती है, ठीक है। इन केस लेस देन 250 कर दिया, एक भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा इसका, तो मेरी मेन क्वेरी का रिजल्ट भी नहीं आएगा। वी आर नॉट लिमिटिंग द रोज बट वी आर कंट्रोलिंग द यस और नो, मतलब आउटपुट आएगा नहीं आएगा। तो एग्जिस्ट में ये केस कहाँ यूज होता है, आप किसी लेट्स से कोई क्वेरी क्रिटिकल है जहाँ पे हम यूजर आईडी पासवर्ड लेते हैं यूजर से उसको एग्जीक्यूट करने से पहले, तो यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे वैलिडेट करते हैं हम उसका, इनके यूजर आईडी पासवर्ड में डेटाबेस में एग्जिस्ट कर जाता है, ये मिलता है तो मेरी मेन क्वेरी का आउटपुट मिल जाता है, इनके यूजर पासवर्ड दिया नहीं मिलता तो रिपोर्ट ही जनरेट नहीं होती उसकी। तो ये क्रिटिकल केसेस के लिए मेंटेन होता है जहाँ पे हम उसको प्रोसेसिंग के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं प्राइमरी केस में। तो सब क्वेरी जो आपके पास है इसका केस आ रहा है। अब इसमें नेक्स्ट में आपके पास में केस आता है, अब जो भी आपने करी, जितने भी डिकोड स्टेटमेंट करी है, उनमें सबसे परेशानी क्या है कि सारी क्वेरी आपको लिखी रही है, टाइप करी है आपने, नेक्स्ट डे आते हो दोबारा क्वेरी रन करनी है तो हमें कोड कैसे उठाया कॉपी करके चलाना पड़ता है। तो इसका जो यूजर का फ्लो है वो नोट्स करना पहले कैसे काम करता है ये देखो। SQL इंजन जो काम करता है आपका, वो करता है, लेट्स से मेरा कोड है, फर्स्ट स्टेज में कोड को रीड करता है, सेकेंड स्टेप में क्या करता है वो इस कोड को सिंटेक्स ले वेरीफाई करता है, थर्ड स्टेप में इसको उसके स्ट्रक्चर की वेरी करता है, मतलब टेबल जो यूज कर रहे हो उससे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, उसके बाद उसको कंपाइल्ड स्टेट में लेके आता है, उसके बाद फिफ्थ स्टेज में इसको एग्जीक्यूट करता है। हर बार जो भी आपका सीक्वल स्टेटमेंट होगी आपकी ऐसी चलेगी, चाहे जो मर्जी स्टेटमेंट हो आपकी, देखो जितने भी स्टेटमेंट ज्वाइन है विदाउट ज्वाइन है नॉर्मल लाइक सारी ऐसी चलती हैं। अब यूजर कहता है जब भी मैं कोई कोड, जैसे मैंने सपोज करा ये कोड लिखा मैंने ज्वाइन का, एक कोड पर चलते हैं, कोड बना रखा था उसको ले लेता हूँ, वैसे ये ले लेते हैं, ठीक है, छोटा सा ज्यादा बड़ा नहीं, आ गया मेरा होम, मैंने कोड को लेट्स से कैरी कर लिया, ठीक है। अब एक क्वेरी मुझे डेली चाहिए होती है, अब एक ऑप्शन तो क्या है, इसको उठा के नोटपैड में रख लूँ मैं, या डॉक फाइल में या गूगल ड्राइव पे रख लूँ बार बार डेली। इसमें चैलेंज क्या है इस प्रोसेस को करने में कि जब जब मैं क्वेरी कॉपी पेस्ट मारता हूँ रन करता हूँ मेरी पांचों स्टेप चलते हैं, तो मेरे पास कोई बेनिफिट नहीं आता। अभी मुझे एसक्यूएल सर्वर या जितने भी सीक्वल सिस्टम मुझे एक ऑप्शन देते हैं कि मैं अपने डेटा को इस स्टेज में डेटाबेस में सेव करता हूँ। डीबी स्टोरेज में जाने से बेनिफिट क्या है, मुझे ये सारे तीनों चारों स्टेप दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम को मालूम है जो क्वेरी आपने सेव करी है ऑलरेडी वेरीफाइड, जैसे आप कहीं ज्वाइन कर दो तो आपका जो वेरिफिकेशन होता है वन टाइम एक्टिविटी है वो,
नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी वेरिफिकेशन नहीं होती है, आप डेली बस कार्ड लेके आप एंट्री करनी होती है, तो डेली ड्यू इंटेलिजेंस करता है अपने। तो इसके लिए यहाँ पर टर्म यूज करता है SQL views to store the standard SQL queries for reading data from table. तो टेक्निकल टर्म्स में इसको हम कहते हैं वर्चुअल टेबल। इसे वर्चुअल टेबल hold equal to process the reading of data। ये जो SQL व्यू एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक एंटिटी मतलब स्टोरेज बनेगी आपके पास, उसमें आपकी क्वेरी स्टोर हो जाती है। उस क्वेरी में जब भी उसको प्रोसेसिंग के लिए कॉल करोगे, इंटरनल जो क्वेरी आपकी हिट करेगी वो डेटा लेके आएगी। डेटा जो एग्जिस्टिंग टेबल से वहीं से आएगा। वैसे मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा क्रिएट व्यू, व्यू का नाम कुछ नहीं दे दिया, सर रिजल्ट दे दिया, यानी से स्टूडेंट रिजल्ट दे देता हूँ। एज रूट देना बस। क्रिएट व्यू, व्यू का नाम एज, ये 2-4 कीवर्ड आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड है। तीसरा कीवर्ड आपका कस्टमाइज्ड है, कुछ भी दे सकते हो। क्रिएट करना क्या, व्यू एक नाम दे दिया एज, इस क्वेरी को होल्ड करेगा। इसको हिट करता हूँ मैं सिस्टम में अगर, और उसको मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट डे आया, मुझे डेटा चाहिए, तो मैंने क्या करा, मेरे सिस्टम में मैंने उस व्यू को कॉल कर दिया एज ए टेबल, वर्चुअल टेबल है वो, स्टूडेंट रिजल्ट। इंटरनली क्या करेगा, वो क्वेरी को हिट करेगा सिस्टम में, आपकी कॉल करके आएगा। उससे हुआ कि जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स आपकी ज्वाइन क्वेरी बना रखी है आपने, 4, 5, 10, 15 टेबल को ज्वाइन करके, आपने इफ एल्स लगा के, केस बना के, कुछ भी आपने बना दिया, उसको उठा के व्यू में डाल दिया। अब इंटरनली आपने केस बनाया है, पीरियड बनाया, ग्रुप बनाया, कुछ भी बनाया, मतलब नहीं, उसको उठा के क्वेरी सेव कर लिया। जब भी कोई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेरी करोगे, डेटा लेके आएगा वो। हम इसका नाम दे देंगे शॉर्ट फॉर्म में, इसको रन करेंगे तो वो करेक्ट। तो डेटा जो आपके पास है, सेव किया, अगली दफा बता दिया मैंने वहां से एज। अब ये जो स्ट्रक्चर आपके पास है वर्चुअल टेबल, और ये आपका यहाँ स्टोरेज में भी दिखता है आपको, यूज के केस में आपको दिखेगा। और यहाँ पे कभी आपको क्वेरी देखनी है उसकी, तो एसपीएनसो हेल्प टेक्स्ट करके प्रोसीजर आपका है, हेल्प टेक्स्ट, उसमें व्यू का नाम दो, उसकी क्वेरी जो स्टोर करके आपने, उस क्वेरी को आप व्यू कर सकते हो। कहता है इसमें आपने ये स्टोर कर रखा है, पूरा आपके क्वेरी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 रूल्स है। पहला रूल आपके पास है, ऑल कॉलम्स should have column headings in the equal statement for creating view। creating view मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता कि कॉलम हेडिंग नहीं है और व्यू बन जाए, पॉसिबिलिटी नहीं किसी हालत में। टेस्ट मारते चलो, मैंने क्या करा, लेट्स से इसको कॉपी किया, नीचे ले आता। हाँ, मैं क्रिएट हो चुका, मैं ऑल्टर कर रहा हूँ उसको ताकि मैं जो कर पाए इसका। मैंने क्या करा, लेट्स से मार्क्स को डिवाइड कर दिया 200 से। लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास एक परसेंटेज निकालने का सिस्टम है। क्वेरी नोटिस करना बस, क्वेरी ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, क्वेरी आउटपुट दे, लेकिन क्या है ये, तो इसको अगर मैं उसमें डालता हूँ व्यू में, तो एरर दे देगा। क्रिएट व्यू और फंक्शन फील्ड बिकॉज नो कॉलम नेम वाज स्पेसिफाइड, कॉलम नंबर 6, 6 नंबर कॉलम्स में आपने ऐड नहीं दिया है। तो जब तक उस कॉलम का हेडर नहीं मिलेगा, उसको स्टोर नहीं कर सकता वो। जैसे मैं परसेंटेज नाम दे दिया, चला गया। दूसरा रूल आपके पास आता है, इक्वल स्टेटमेंट शुड नॉट कैरी ऑर्डर बाय क्लास। और आप इक्वल जो आप उसमें व्यू में लेके जा रहे हो सेव करने के लिए, उसमें आउट बाय क्लॉज होगा तो सेव नहीं करेगा ये। ऑर्डर बाय क्लॉज क्या, डेटा को सॉर्टिंग करने के लिए यूज होता है, और व्यू आपका रॉ डेटा रखता है अपने पास फिल्टर करके, इसलिए उसको सॉर्टिंग का प्रोविजन नहीं मिल पाता। जैसे मैंने ऑर्डर बाय लिखा, वैसे मार्क्स के बेस पर। टेक्निकली ठीक है क्वेरी है, टेक्निकली क्वेरी चल जाएगी आपकी, कोई परेशानी नहीं। असेंडिंग ऑर्डर में इसने दिखा दिया, लेकिन इसको आप व्यू के साथ जाओगे लेने के लिए, तो वहाँ पे एरर दे देगा। तो इसमें जो दिया है कि ऑर्डर बाय क्लॉज इज इनवैलिड, इसमें व्यू में नहीं हंसता, फंक्शन में नहीं हंसता, ड्राइव टेबल सब क्वेरीज वगैरह में आप यूज नहीं करते अपने पास ऑर्डर बाय, क्योंकि वो प्रोसेसिंग के साथ नहीं आ पा रहा। जो टेबल एक्सप्रेशन वगैरह टॉप वगैरह लगा रहे हैं,
तो उसके साथ ही लेना पड़ेगा उसको। तो मेरा जो केस आता है ऑर्डर बाय क्लॉज नहीं आना चाहिए व्यू में किसी हालत में। ठीक है, काम आपको। इसमें जैसे हमने क्रिएट एक फंक्शन लगा दिया, जैसे हम क्वेरी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, जैसे जेक की डिमांड है कि यार हमें ये क्वेरी तो है बट इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, ऑल्टर करो। फिर उसमें ऑल्टर करके हमको वो चेंज करके फिर उसको व्यू में डालना, हाँ, फिर व्यू को अपडेट करना है, ऑल्टर करना है उसको। फिर ऑल्टर करना है उसको। ऑल्टर करके वो स्ट्रक्चर अपडेट कर लेता है अपना। फ्यूचर में जो वो भी चेंज आएगा तो लेटेस्ट जो आपका अपडेटेड उस पर जाएगा। उस पे जाएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो भी आपकी मैच रिपोर्टिंग बनती है वो डेटा व्यू से उठाती है। व्यू में आपकी इस समय 3 कॉलम है, यूजर ने कहा नहीं मुझे एक कॉलम और चाहिए, एडिशनल रिक्वायरमेंट है, व्यू में ऐड कर दो। और व्यू जो आपकी फ्रंट एंड है वो कस्टमाइज नहीं है, तो व्यू को एज इट से रीड कर जाएगा। और सर 2 क्वेरी सेव हो सकती है, जैसे साइमल्टेनियसली 2 क्वेरी रन हुए, जैसे मैंने 2 क्वेरी लगा दी, इसी में एक और क्वेरी रन की हमने, हमारी 2 क्वेरी